ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की G20 अध्यक्षता, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता बैठकों के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद CK वार्ष्णेय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विशाल शर्मा। पर्यावरण और जलवायु सततता कार्य समूह ECSWG की चौथी बैठक आज चेन्नई में शुरू हुई। 3 दिन की इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं पर्यावरणविद CK वार्ष्णेय। वार्ष्णेय जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ECSWG की आज जो बैठक हो रही है, आज ये चौथी बैठक है और इससे पहले भी 3 बैठकें हो चुकी हैं। इन सभी बैठकों के आउटकम, परिणामों की अगर हम बात करें तो जो वैश्विक पर्यावरण मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने में सदस्य देशों के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां रही हैं अभी तक, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो इतना विस्तृत विचार विमर्श हुआ है इस मुद्दे पर, उसकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां अभी तक आपको क्या दिखाई पड़ती हैं? जो पर्यावरण की जो समस्या है वो बहुत विकट है और विकराल है। और दूसरी बात यह है कि ये जो समस्या है ये विश्वव्यापी है और खास तौर से G20 देशों में, जिसको कि ग्लोबल साउथ कहते हैं, अधिकतर उन देशों का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर गरीबी तो है ही है और इसके साथ साथ साधनों की भी कमी है। उसके साथ जो पर्यावरण की जो मार पड़ती है, जैसे कि आप देखते हैं कि अचानक तेजी से बारिश का होना, उसके बाद में फ्लड्स का आना, पत्थरों का चटकना, पहाड़ों का दरकना और क्लाउड बर्स्ट आदि इत्यादि बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं। दूसरी, गर्मी के दिनों में बहुत भारी लू चलना और उसके बाद में यहाँ पर हीट वेव आना और उसकी वजह से खेती के अंदर जो दिक्कतें आती हैं वो आप देख सकते हैं। अभी एक हाल ही का प्रमाण है कि जब खेती के अंदर अधिक बारिश हुई और समय से बारिश नहीं हुई और तापमान भी हाई रहा, तो आप देखते हैं कि जरा सी देर में खाने पीने की चीजों के ऊपर कैसे असर पड़ा। खास तौर से मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ टमाटर की जो सिचुएशन हम लोगों ने अभी फेस की है और कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा समस्या है जो कि हमारे जो ग्लोबल साउथ के देश है उन सबको इसी तरीके की समस्या फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है और बहुत तरह तरह की बीमारियां और अन्य तरह की चीजें भी होती हैं। इसकी वजह से इन देशों को और खास तौर से G20 देशों को, जो कि एक बहुत बड़ा समूह है और इसमें जो अधिकतर देश हैं वही 80% जो ग्लोबल समस्याएं हैं या जो भी ग्लोबल विकार हैं उन सब से ये जूझ रहे हैं और इसके साथ इनका सीधा समन्वय है। तो मैं ये समझता हूं कि ये G20 की जो मीटिंग हो रही है, आज ये चौथा चरण है मीटिंग का। पहले 3 चरण के अंदर समस्याओं को समझा गया, उनका विस्तार और उनकी गहराई को देखा गया और सोचा गया कि किस तरीके से सारे देश मिल करके एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करके कैसे हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं और कैसे जो हमारे धनी देश हैं, जिनको कि हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, उनके बारे में हम किस तरीके से उनको भी आग्रह करें कि वो भी अपने तौर तरीकों को समझाएं, जिससे कि यहाँ पर ग्लोबल साउथ में सतत विकास हो सके और लोगों को नौकरियां मिल सकें, लाइवलीहुड उनकी अच्छी रहे और उनका पर्यावरण अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत अभी तक जो इस ECSWG की जो बैठक हुई है, उनमें जलवायु स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत का अभी तक का अपना क्या दृष्टिकोण रहा है? भारत का दृष्टिकोण बहुत ही एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है और काफी हमारा कोऑपरेटिव दृष्टिकोण रहा है। हम चाहते हैं कि हमने कई सारे जो एक ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी वजह से कि हमने एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर मैं समझता हूँ एक तरीके से क्रांति लाने में हम कामयाब हुए हैं। हमने ग्लोबल अलायंस बनाया, हमारे यहाँ पर बहुत तरीके के गोबर गैस प्लांट्स लगे, जिससे कि हमने देखा कि जो एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऊर्जा है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, जिससे कि हमारे संसाधन ऐसे हों ताकि निरंतर हमको ऊर्जा भी मिलती रहे, हमारा विकास भी होता रहे और हमको बाहर से आयात करने की भी आवश्यकता कम होती रहे और निरंतर उसके अंदर कमी होती रहे। तो इन सब चीजों के बारे में भारतवर्ष ने कई सारे ऐसे काम किए हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और गति पकड़ता जा रहा है। हालांकि इसके अंदर और गति लाने की आवश्यकता है और इसके अंदर बहुत सारा कैपिटल भी आने की आवश्यकता है,
लेकिन ये सब उदाहरण ऐसे हैं जिनसे कि हमारे और G20 देश प्रोत्साहित होंगे और उनके अंदर भी एक स्वावलंबन की भावना आएगी और उसके साथ वो भी उत्साहपूर्वक इनके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक जो बैठकें हुई हैं उनमें क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त, जो एक बात है वो बड़ी चुनौती रही, बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने और विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने की क्या योजना अभी तक सामने आई है? भारत ने उसमें अपने क्या विचार रखे हैं, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जहां तक के जलवायु के वित्तीय सहायता का सवाल है, वो सबसे क्लिष्ट सवाल है जी, और इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और आने वाली जो बैठक है जिसको हम कहते हैं कि COP28 जो कि होगी, उसके अंदर जो कि साल के अंत में होने वाली है, तो उसमें G20 देशों की क्या सोच है इसके बारे में एक अच्छा समूचा मसौदा बनेगा ताकि आगे जाकर के वहां पर इसके ऊपर बहस हो सके और जो विकसित देशों को जो सहायता और अनुदान देना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना कार्बन उत्सर्जन कर चुका है और इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उन्होंने डिपॉजिट कर लिया है, जिसकी वजह से कि वो विकसित हो गए हैं, तो क्या वो उसकी मूल्य चुकाएंगे? अगर चुकाएंगे तो कैसे चुकाएंगे? तो हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है किस तरीके से अडॉप्टेशन और लॉस, जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन जो उन्होंने किया है, जिसको लेगेसी इमिशन भी कहते हैं, तो उसके द्वारा जो नुकसान होता है, जो बाढ़ आती है, तो इन सब की भरपाई कैसे होगी और क्यों होगी? और इन लोगों ने तो कभी इतना कार्बन उत्सर्जन किया ही नहीं, लेकिन हमेशा इनके ऊपर मार पड़ती है। तो ये तो एक बहुत अनुचित वाला एक स्थिति है। तो इस स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक है कि एक अनुदान मिले ताकि ये लोग स्वावलंबी हों और ये लोग अपने स्तर पर खड़े हो सकें और इस स्थिति का मुकाबला कर सकें और अपने को रेजिलिएंट बना सकें, ताकि इसका कम से कम प्रभाव उनके ऊपर पड़े, ताकि आर्थिक हानि कम हो और इस तरीके से जो इकोनॉमी के अंदर एक झटका आ जाता है वो इस तरीके से न आए और निरंतर ये अपनी जीविका कमा सकें और रोजमर्रा के और काम धंधे के साधन उपलब्ध हो सके। तो इस सब को देखते हुए ये बड़ा आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर बहुत गूढ़ तरीके से यहाँ पर चर्चा होगी। जी, पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण की अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय चिंताओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहा है। और जैसे हम बात करें मैंग्रोव वनों का जो संरक्षण की बात अगर हम करते हैं, आज हम मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मना रहे हैं। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए मैंग्रोव वनों का जो एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की देखभाल जो है, इसे आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? जो मैंग्रोव वन है वो अधिकतर जो G20 देश हैं वहीं पे अधिकतर पाए जाते हैं। पिछली दफे जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी। विश्व में वो एक सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। फिर भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे मैंग्रोव पाए जाते हैं। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव पिचावरम मैंग्रोव हमारे यहाँ है। उसके साथ साथ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव एक इकट्ठा जो फॉरेस्ट है जिसको कि हम सुंदरबन कहते हैं, वो हम बांग्लादेश के साथ में उसको शेयर करते हैं, इंटर स्टेट एसेट है और यूनेस्को की तरफ से इसको उन्होंने एक तगमा भी दे रखा है एज ए वेरी मेजर इकोसिस्टम। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंग्रोव जो है वो हमारे फ्लड रेजिस्टेंस के बहुत भारी एक सहायक है, जिससे क्या होता है कि जो जल स्तर बढ़ रहा है समुद्र का उसके रोकने के लिए वो बहुत सहायक है और जो बड़े स्टॉर्म्स आते हैं उनको रोकने के लिए बहुत बड़े सहायक है। ये तो हुई एक बात। तो जो मैंग्रोव के पास रहने वाले लोग हैं जो कि हमारे तटीय स्थानों पर मौजूद हैं, उन सबकी ये बहुत रक्षा करते हैं। रक्षा करने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे हमको आर्थिक सामान मिलते हैं जिससे कि जीविका चलती है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। बहुत सारे लोग जो तट के पास रहते हैं और तटीय हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो हिंटरलैंड में रहते हैं वो भी इनके रिसोर्सेज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं और उनका बहुत कंज्यूम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जो वहां पे मछली पालन होता है या मछली पकड़ी जाती है, एक तो होता है कल्टीवेशन जिसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। तो एक्वाकल्चर के अंदर सीप की एक्वाकल्चर भी होती है और प्रॉन्स की भी एक्वाकल्चर होती है और ये एक्सपोर्ट क्रॉप भी है और हमारे देश के अंदर भी इसका काफी खपत है। तो इस तरीके से ये फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा साधन है। और इसके साथ आप देखते हैं कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सब समुद्र के द्वारा ही होता है और कोस्टल एरियाज के अंदर इन सब का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है।
अगर हम देखें कि टोटल जहाजरानी और सारे जितने हमारे एयरशिप यार्ड्स हैं, अगर उन सबको जोड़ करके अगर हम उसको एक देश के तरीके से देखें, क्या ये देश जैसे हो, तो इसका 8% कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का इन स्थानों से होता है। तो बड़ा भारी कार्बन उत्सर्जन भी होता है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि किस तरीके से मितव्यता से यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को रोका जाए और जो अच्छे अच्छे तरीके हैं जो कि लोगों ने इधर इस्तेमाल किए हुए हैं या जो इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके बारे में और अध्ययन किया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा रूप से प्रचारित किया जाए ताकि सब लोग इसमें सहायक बने और जो हमारे जो सी पोर्ट्स हैं और जो हमारे जहाज हैं उनके कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। तीसरी और चौथी बात यह है कि जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, इनकी उत्पादकता बहुत अधिक है। पर यूनिट एरिया के हिसाब से मैंग्रोव 5 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल से शोषण करते हैं, जिसको हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। इसके साथ साथ जो मछली पालन की जो एक प्रकृति का जो नियम है वो ये है कि ये जो एस्चुरीज हैं जहां पर के ये मैंग्रोव मिलते हैं, वहां पर मछलियों की नर्सरी रहती है और जो बड़ी होकर के फिर समुद्र में जाती हैं, जिनको के बाद में मछुआरे पकड़ते हैं। तो अगर ये नर्सरी के अंदर कोई गड़बड़ हो या इसको नष्ट कर दिया जाए तो स्वयं ही जो हमारी मछली का उत्पादन है और जो समुद्र से मछली पकड़ने का जो एक सिलसिला और ये एक कार्य है, उसके अंदर बहुत कमी आ जाएगी और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हाई प्रोटीन डाइट भी लोगों को मिलती रहे और निरंतर इसके अंदर कमी न हो। इसके साथ साथ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी है जो कि कोस्टल रीजन में मिलती है और मैंग्रोव उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप ये देखें तो इन सब की वजह से समुद्री तटों का कटाव बचता है, वहां के तटीय लोगों की ये रक्षा करते हैं, इकोनॉमी में भरपूर कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये फ्री में करते हैं, इसमें कोई हमको खर्चा नहीं करना पड़ता। तो एक ऐसा संसाधन है जिसको कि हमको ठीक से समझना है। अक्सर लोग जंगल, बड़े जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर उनका ध्यान ज्यादा होता है। तो G20 के देश जो हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा मैंग्रोव है। इस तरीके से ये एक ऐसा सुअवसर है कि इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को और इनके संसाधनों को आगे वाली संतति के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए और रोजगार उत्पन्न करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व का एक प्राकृतिक संसाधन है। जी, ये जो बैठकें हुई हैं ECSWG की, अभी तक 3 और ये चौथी बैठक चल रही है, ब्लू इकोनॉमी की बात भी इसमें उठी है और ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ये कितनी महत्वपूर्ण है और खासतौर पर विकासशील देशों के लिए इसका आप कितना महत्व देखते हैं? ब्लू इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका तात्पर्य यही है कि किस तरीके से हम समुद्र के संसाधनों का, खासतौर से तटीय समुद्री साधनों का किस तरीके से दोहन करें ताकि उनके अंदर किसी किस्म की कमी ना आए, पोल्यूशन वगैरह उनका रोका जाए। प्लास्टिक पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और शहरी जो प्रदूषण है जिसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं और म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं, वो उसके अंदर न डाला जाए। और इन सब को करने के लिए हमें बहुत सचेत रहना है और सचेत ही नहीं रहना, हमको पब्लिक जो हमारी जनता है उसको भी उसके साथ में जोड़ना है। 3 और पहली जो मीटिंग हुई है उसमें उसको जोड़ने का बहुत पूर्ण प्रयास किया गया है। एक प्रयास तो ये हुआ है कि जिसमें कि आप मैंग्रोव के अंदर जाकर के या बीचेस के ऊपर जाकर के वहां से कूड़ कबाड़ा प्लास्टिक इकट्ठा करना, तो ये जापान से शुरू हुआ और सारे कंट्रीज में चलता हुआ, तो USA में भी और यूरोप में भी इसको आगे बढ़ाया गया। तो ये सारी कार्रवाई हमारी G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के दौरान ही हुई है और इसका बड़ा भारी एक असर पड़ा है वहां की गवर्नमेंट्स के ऊपर, वहां के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, वहां के पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, और उससे भी ज्यादा जो असर पड़ा है वो आम जनता के ऊपर पड़ा है। तो आप इसका जो स्कोप है और जो इसका एक मैं समझता हूँ विस्तार है, वो देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे देशों के अंदर लोगों ने एक चुने हुए बीचेस के ऊपर जाकर के उसकी सफाई की। अगर हमारी बीचेस साफ रहेंगी, अगर हमारे तटीय स्थान साफ रहेंगे, तो ये एक जो पर्यटन क्षेत्र है उसके अंदर बहुत बढ़ावा मिलेगा। CK वार्ष्णेय जी, हमसे बात करने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की G20 अध्यक्षता, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता बैठकों के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद CK वार्ष्णेय और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।